जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। देखिए, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपके जो भी शुरुआती डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबी होगी, धैर्य के साथ अगर आप सुनते हैं तो आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया अभी हम नए नए वक्ता है तो हमको क्या करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत ही आराम से सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और एक एक चीज़ समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो शुरू किया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो पहले समझते हैं हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सीखेंगे कि हम नए वक्ता है तो हमें पहली कथा कैसे मिलेगी, पहली कथा कैसे करें। देखिए, जब नए नए वक्ता रहते हैं तो हमें बड़ी समस्या होती है कि हमारी ना तो कहीं पहचान है, ना हमें कोई जानता है, तो हम ऐसे कहाँ जा कर के कथा कर दें। वही पहली बार, ना कोई अनुभव है, ना कोई साथ है किसी का, तो कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करना है। बहुत लोगों को समस्या होगी। आप लोगों के पास ये समस्या आज नहीं तो कल आने वाली है। अभी आप सीख रहे हैं, कल को जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि अभी तो हम नए हैं, क्या करें भैया। तो आज हम समझने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली कथा कैसे करें ये समझना है। उसके बाद एक समस्या आती है, संगीत टीम कहाँ से लाएं। क्या है? संगीत टीम कहाँ से लाएं। मान लिया हमें कथा मिल गई, लेकिन जो संगीत टीम होती है 4 से 5 या 8 से 10 जो टीम मेंबर्स होते हैं, कहाँ से मिलेंगे हमको, कहाँ से ढूंढना पड़ेगा इनको। तो आज की क्लास में हमें समझने वाले संगीत टीम कहाँ से लाएं। फिर ये होता है हम व्यास पीठ में कैसे बैठें, व्यास पीठ पर कैसे बैठें या फिर कैसे बोलें। मान लीजिए कथा हमको मिल गई, तो व्यास पीठ में बैठने का क्या नियम होता है, क्या चीजें करनी चाहिए कि हमको कोई सामने वाला न टोके। मान लीजिए अभी आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको, आप कल को कथा करने पहुंच गए और वहां कोई जानकार व्यक्ति मिला और आपको टोक दिया कि महाराज आपने जो किया ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर क्या रह गया? पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस तुरंत लॉस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? पहले ही हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें व्यासपीठ में क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब भी हमें सब कुछ पता रहेगा तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? व्यासपीठ में कैसे बैठेंगे ये हम समझने वाले हैं। उसके बाद व्यासपीठ का पूजन, व्यासपीठ का पूजन कैसे करें, कैसे होगा। देखिए, अब प्रतिदिन होगा या एक दिन ही होगा? अगर प्रतिदिन होगा तो कैसे होगा, क्या विधान होगा, हम वक्ता के रूप में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें समझेंगे श्रोता और वक्ता के लिए नियम। अब एक चीज और होता है कि हम श्रोता और वक्ता दोनों मिलकर कौन से नियम का पालन करें कि हमारी कथा अच्छी हो, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें और भी बहुत चीजें हम समझने वाले हैं। जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो कैसे लाएं, आज की क्लास में समझेंगे कि आप जैसे व्यासपीठ में जाएंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। बस आप लोग धैर्य के साथ अगर सुनते हैं तो सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आइए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, स्लोली लेकिन शानदार और जानदार तरीके। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम पहली कथा कैसे करें। क्या समझना है? पहला पॉइंट है पहली कथा कैसे करें। चलिए, मान लीजिए कोई वक्ता है या आप में से ही कोई व्यक्ति हैं, अब वो वक्ता बन गए हैं। वक्ता बन गए हैं, ये कैसे मानेंगे हम? ये वक्ता बन चुके हैं, हम कैसे मानेंगे?
चलिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति हैं, अभी बन चुके हैं वक्ता। वक्ता बनने का क्या लक्षण है? अब इन्हें श्लोक याद है, श्लोक याद है, लगभग कम से कम 300 श्लोक याद हैं, तो वक्ता बन, इनको मान लिया जाएगा कि वक्ता हैं। प्रसंग याद है। ठीक है, अगर आपको भी याद हो चुका है तो अब आप लोग कथा कर सकते हैं, नहीं हुआ है तो इसमें काम करने की जरूरत है। प्रसंग याद है, दृष्टांत याद है, दृष्टांत प्रसंग, ये सारी चीजें, भजने आपसे आने लगी हैं, भजने आने लगी हैं। आप धीर हैं, धीर हैं, आप गंभीर हैं, गंभीर हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं या पैमाने होते हैं, इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो अब वक्ता बन चुका है। आपसे भागवत के श्लोक आ रहे हैं, आप उनको बढ़िया से बोल ले रहे हैं, दृष्टांत आप बढ़िया से दे रहे हैं, यानी आप एक योग्य पर्सन बन चुके हैं, एक क्वालिफाइड। इसी से या इन्हीं तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं, इन्हीं के बेस में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को कि अब आप कुशल वक्ता हैं। तो अब ये जब इतना सब कुछ हो चुका है, ये कथाएं सीख लिए हैं, नोट्स पढ़ लिए हैं, गुरु का सानिध्य मिल चुका है, तो अब इनके मन में आएगा कि अब हमको भी कथा करनी चाहिए। आएगा कि नहीं? क्योंकि सीखने बस से तो काम नहीं चलेगा भाई, अपने को फील्ड में जाना पड़ेगा, कथा करनी भी पड़ेगी। तो अब इनके मन में आएगा कथा करनी चाहिए। तो ये पहली बार कथा करने के लिए क्या करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले होता है या तो निजी कथा कोई करवा लें, निजी कथा। निजी कथा में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। निजी कथा कैसे मिलती है और किन लोगों को मिलती है? मान लीजिए आप कहीं गुरुकुल से पढ़े हुए हैं या फिर आपका बैकग्राउंड कथा वार्ता वाला ही है, तो आपको निजी कथा मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, इनके घर का माहौल कथा वाला है, गुरुजी के सानिध्य अच्छा मिल चुका है, माता पिता में से कोई एक कथा प्रवक्ता है, आस पड़ोस में कोई वक्ता है, तो ये जब कथा सीखना प्रारंभ करेंगे तो ये अपना प्रचार आस पड़ोस में हो ही जाएगा, आसानी से हो जाएगा, तो इनको निजी कथा आसानी से मिल जाएगी। तो निजी कथा में इन्हें कुछ नहीं करना है। निजी कथा मतलब पर्सनल, निजी कथा का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए फलाना व्यक्ति है, एक वक्ता को बुलाए कि महाराज हमको कथा करवानी है, आप आ जाइए, आपको इतने दक्षिणा देंगे, ये पहुंच के कथा करने लगे फट से, इसको कहते हैं निजी कथा। ठीक है ना? तो निजी कथा में इनको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो हम स्वयं से कथा करते हैं या जिसको कहते हैं पब्लिकली कथा करते हैं या सार्वजनिक कथा, ये पहली और ये दूसरी है सार्वजनिक। सार्वजनिक, सार्वजनिक कथा। सार्वजनिक कथा में क्या शामिल है? सार्वजनिक कथा उन लोगों को ज़्यादा करनी होती है जिनका ना तो बैकग्राउंड है ना पहचान है, और अगर पहचान है भी तो ऐसे लोगों से है कि वो हमारा साथ ही नहीं दे रहे। जब हम कहते हैं हमारी कथा करवाओ तो मुंह फेर लेते हैं, हाहू करने लगते हैं, इधर उधर की फालतू बातें करने लगते हैं। तो हम कहते हैं हमारी कथा तो लगभग कोई नहीं करवाएगा, तो अच्छा यही है कि हम अपने लिए खुद से करें। तो हम करते हैं सार्वजनिक कथा। सार्वजनिक कथा में आपको या वक्ता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है ना? निजी कथा में हम फोकस नहीं करेंगे। निजी कथा के बहुत सारे वो है। आप जैसे आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड है तो आप उनके पास जाइए, बैठिए, गुरु का सानिध्य है, गुरुकुल में पढ़े हैं, ऑनलाइन कहीं पढ़े हैं, तो गुरु जी आपको धीरे धीरे इतनी पहचान दिलवा देंगे कि आपको कथा मिल जाए। निजी कथा ऐसी है। लेकिन सार्वजनिक कथा के लिए खुद करना पड़ता है। तो क्या करेंगे सार्वजनिक कथा के लिए? मान लीजिए सार्वजनिक कथा है, ठीक है ना, सार्वजनिक कथा, तो आपको क्या करना? सबसे पहला है स्थान का चयन। स्थान का चयन सबसे पहले क्या करें? आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ठीक, देखिए, मान लीजिए इन्होंने सीख लिया, अच्छा सीखा, कथा बन गई। अब इन्होंने कहा हम कथा करने फील्ड में जाएंगे, तो सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए? स्थान का चयन करना चाहिए। अच्छा स्थान हो। स्थान मतलब गांव जिसे मिल गया, जैसे एक गांव है, एक कोई गांव है, इस गांव में अंदर कोई अच्छा प्लेस हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, वहां पर आप कथा कर सकते हैं। अगर शहर में है तो कोई मैदान, ग्राउंड हो, आसपास के लोग बढ़िया हो, वहां आप कथा कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला काम है स्थान का चयन। दूसरा क्या है? लोगों से मिलना। लोगों से
मिलना। देखिए, अब जब आपने स्थान चयन कर लिया तो खुद से अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ टेंट तंबू अब डीजे फीजे सबका लगेगा, खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, कॉमन सेंस की बात है, लगेगा ही। तो आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नए नए रहेंगे, बेरोजगारी का एक दौर गुजर रहेगा आपके पास, तो पैसा कहाँ से आएगा भैया। तो क्या करेंगे, स्थान का चयन तो हो गया, स्थान बढ़िया मिल गया अपने को, अब यहाँ कथा करनी चाहिए। तो अब आपको दूसरा जो काम है, लोगों से मिलना, जो वहाँ के आसपास के अच्छे लोग हैं, जो धार्मिक हैं, उनके पास जाइए, अच्छे से बातें करिए। क्योंकि अब आप वक्ता हैं तो इतनी क्वालिटी तो आप में होनी चाहिए कि आप किसी को भी आसानी से कन्विंस कर लें। उनके मनाइए कि हम यहाँ कथा करने जा रहे हैं, आप लोग अगर हमारा सहयोग करिए तो बहुत अच्छी बात होगी। और बहुत यहाँ जो आपका प्लेस है, हमने यहाँ का प्लेस देखा है, हमें बहुत पसंद आया आपका स्थान, अच्छी बातें करिए, जो है वो रियलिटी बातें करिए, ये इधर उधर की बातें ना करिए, और जो आप हैं वो बात करिए। अगर आप एक गांव से हैं, गांव नंबर ए के हैं और गांव नंबर बी में गए हैं, तो यही बताइए कि हम गांव नंबर ए से आए हैं। आज जितना आपने पढ़ा वही बताइए, ये नहीं कि अपना रौब जमाने के लिए आपने कह दिया हम मथुरा से आए, हम वृंदावन से आए, हम काशी से आए, हम यहाँ फलाना ढिमका, फालतू में कह दिया, अभी गए नहीं कभी वृंदावन में बोल दिए कि हम वृंदावन से आए हैं। हम बहुत लोगों को देखे हैं ऐसे, कभी वहाँ गए नहीं, अब बोल दिया हम वृंदावन धाम से आए हुए हैं, हम वृंदावन के महाराज हैं। तो क्यों बोलना भाई, जो हम हैं वही आप बताइए उनको। आप में कुछ कमी है क्या? नहीं कमी है, तो कभी छुपाइए मत। तो पहला काम ये, जब आप छुपाएंगे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे इंप्रेशन खराब होगा इससे। तो क्या करना है आपको, जा करके लोगों से मिल लेना, अच्छे से मिल लेना, बढ़िया से मिल लेना। भैया हम इधर गांव से आए हैं, आपके गांव में वाला स्थान अपने को बहुत अच्छा लगा, या हम चाहते हैं कथा करें, बस। कोई इधर उधर तड़ाम झड़ाम की बातें नहीं। उनमें से 10 लोगों से आप मिलेंगे तो 1-2 तो राजी हो ही जाएंगे। 1-2 जब राजी हो गए तो आप कथा की डेट निर्धारित करें। क्या करें, कथा की तिथि निर्धारित, ठीक है, कथा की तिथि निर्धारित करें। चौथा आप क्या करें, रसीद बना लें। क्या करें, रसीद। अब रसीद क्या होती है भाई, रसीद होती है चंदा। चंदा तो सुने होंगे, नवरात्रि में या फिर और जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें तो आप बनती ही रसीद। तो रसीद बना लें, अपना एक पॉम्पलेट बनवा लें, खुद का पैसा लगे तो ही कर दीजिए, थोड़ा सा खर्चा, बहुत खर्चा तो नहीं लगता इसमें, 1000-2000 लगता है तो उतना कर लीजिए। और गांव गांव जा करके, ये ना सोचे किसी और के भरोसे, और ये भी ना सोचे हम तो वक्ता हैं, हम गांव में जाकर रसीद क्यों। देखिए, धर्म के लिए अगर घर घर जाना भी पड़ रहा है तो जाना चाहिए। अगर धर्म के लिए किसी से मांगना पड़ रहा है तो बिल्कुल मांगिए, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। और ना ही जो जानकार हैं तो इसको गलत मांगेंगे कि ये आकर के पैसा मांग रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं, ना कोई पाप है ना कुछ गलत है इसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म कर्म के लिए घर घर जा कर के लोगों को जोड़ रहे हैं। तो घर घर जाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि आपके गांव में फलानी तारीख से कथा होने वाली है, आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें अपना भी सहयोग दे सकते हैं, तन मन धन जैसे चाहे। फोर्स मत करिए कि नहीं हमको 1000 रुपये दान ही दो, नो। आप उनको कहिए जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह सहयोग कर दीजिए। आप खुलकर उनसे बताइए कि हम नए वक्ता हैं, अभी कथा कर रहे हैं और अभी हम इतने सक्षम भी नहीं कि अकेले सब कुछ कर पाएं। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहता है तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। ये सारी चीज़ें आप बढ़िया से बता देंगे, ठीक है ना। इतना आप कथा कर लेंगे। अब इसके बाद आप कुछ चीज़ें और अगर ऐड करना चाहें तो कर लें। अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी कथा हो जाती है प्रारंभ, ठीक है ना, प्रारंभ हो जाती है। एक चीज आपको समझ में आ गया है कि पहली कथा कैसे करें, अच्छे समझ में आ गया ना। पहली कथा वाला फैक्टर, पहली कथा मतलब स्थान का चयन, लोगों से मिलना, कथा की तिथि निर्धारित करना, रसीद। अब आप शायद नहीं पूछेंगे कि कैसे करना चाहिए। सपोज दैट कोई स्थान है, आप वहां पहुंचते हैं, पहली बार पहुंच के स्थान आपने देखा, स्थान बहुत पसंद आ गया, एकदम पसंद, पहली नज़रों में भी आपको स्थान से प्यार हो बैठा, आपने दिल दे दिया इस स्थान को कि अब हमको इस स्थान में कथा करनी है। इतना हो गया ना। जब इतना आपका फैक्टर हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिल लेंगे।
कि भैया अपने को कथा करनी है, आप अगर हेल्प कर दो तो बढ़िया हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। फिर कथा की तिथि निर्धारित, रसीद काटेंगे तो गांव में इतने लोग हैं तो सहयोग तो करेंगे ही। फिर उस हिसाब से जैसा बजट या जैसा वित्त बैठता है वैसी आप कथा करिए। अगर वित्त बढ़िया हो गया तो आप बढ़िया एकदम विशाल कथा करिए, वित्त कम रहा तो थोड़ा उसको सूक्ष्म कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे की क्लास को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है कि पहली बार कथा तो अपने को मिल गई है, अब कथा मिलने के बाद संगीत जो टीम है उसका चुनाव कैसे करना चाहिए या संगीत टीम हमको कैसे मिलने वाली है। चलिए अब इसको हम समझने का प्रयास करें। ये बहुत सिंपल है, एक क्लास में शायद और बताए थे, बहुत सिंपल है। देखिए संगीत टीम के लिए आपको अभी से प्रयास करना पड़ेगा। पहला, आप अगर जैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा ऐसे लोगों से जुड़ जाइए जो संगीत प्रिय हैं, संगीत प्रस्तुति देते हैं, ठीक है ना, उनसे बढ़िया पहचान बना लीजिए, उनसे थोड़ा वार्तालाप करते रहिए कि हम प्रवक्ता बनने वाले हैं, प्रवक्ता हैं। आप जब अगली कथा हमारी होगी तो आप लोगों को न्योता देंगे, अगर आप लोग चाहें तो हमारी कथा में आप लोग आ सकते हैं और अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ऐसी बात कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आपको जहां भी कथा होते मिल जाए वहां बिना बुलाए बिना निमंत्रण के पहुंच जाना, धड़धड़ा के पहुंच जाना है। और वहां क्या करना है, जो भी टीम हो संगीत वाली उनके पास जाइए, बैठिए और अपना एक कार्ड बना लीजिए और वो कार्ड उनको पकड़ा दीजिए, भैया हम भी कथाकार हैं, हमारी जैसे कथा होगी हम आपको कॉल करेंगे, आप लोग अपना अपना नंबर हमको दे दो तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आप लोग अगर व्यस्त ना हो तो हमारी कथा में आप लोग आ जाइएगा। बस ये ऐसे सब करते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला सोशल मीडिया वाला, दूसरा फिजिकली आप जाकर के कथाओं में जाइए, वहां से आपको मिल जाए। कोई सहयोग नहीं है तब का बता रहे, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा है, आपके पास साथ है, गुरु का सानिध्य है, आस पड़ोस में कोई ऐसे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन कोई नहीं है उनके लिए एक काम आप कर लीजिए। अब आता है पहली बार व्यासपीठ पर कैसे बैठें। चलिए अब समझते हैं। व्यासपीठ सबको पता है ना, ये क्या है? व्यासपीठ आपने ऐसे देखा होगा, कुछ इस तरह से बनी हुई होती हैं, गोलाकार या कैसे भी करके हम गोलाकार बना देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये क्या हमने बना दी, इसको कहते हैं मंच। मंच होता है और ये होती है व्यासपीठ, व्यासपीठ, ठीक है। इसी में दो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले, पहला व्यासपीठ पर कैसे बैठे और व्यासपीठ का पूजन कैसे करना चाहिए, बहुत आराम से समझे, ठीक है। चलिए, मंच आराम से समझना है अपने को। मंच और व्यासपीठ, मंच के सेंटर में व्यासपीठ बनी होती है, पहला नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि गुरुजी हम पहली कथा करेंगे तो मंच व्यासपीठ समझ ही नहीं आ रहा फंडा, ये है क्या। अब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, मंच क्या है, बड़ा सा जो होगा जिसमें आपके संगीत टीम एक तरफ आपके पंडित जी बैठे होते हैं, एक तरफ साउंड वाले भैया बैठे होते हैं, ये सारी चीजें, यज्ञमान भी यहीं पर बैठ लेते हैं अपना स्थान बढ़िया ग्रहण करके, ठीक है ना। वो तो हो गया अपना मंच, और मंच के बीचों बीच बनी होती है व्यासपीठ। अब जैसे आप कथा करने गए, आपके जो श्रोता हैं यज्ञमान हैं, पूछते हैं महाराज व्यासपीठ कहाँ बना दी, कहाँ पर रख दें इसको, अब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन अब आपने अगर क्लास देख ली है तो आपको एकदम क्लियर होगा कि भैया व्यासपीठ सदैव मंच के बीचों बीच बनती है। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर है पक्का, ये है व्यासपीठ, ठीक है। अब आपके व्यासपीठ के या तो इधर बनाइए या तो इधर बनाइए, संगीत टीम वालों के 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे तबला वाले भैया, एक गायन करने वाले भैया होते हैं, एक पैड वाले भैया होते हैं जो पैड बजाते हैं, और एक ऑर्गन वाले होते हैं, एक होते हैं ऑर्गन वाले। इतने टीम होती है, और चाहे तो बांसुरी इसमें ऐड कर सकते हैं, बांसुरी। लेकिन एक कैसे होनी चाहिए, ये आपकी तरफ, इनका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जब भी इनको बैठाएं आपकी तरफ। क्यों आपकी तरफ। अब मान लीजिए हम ऐसे बैठे, हमारे
टीम वाले हमारी तरफ देख रहे हैं तो हमको जो जैसे चाहिए इशारा करके उनकी तरफ देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि भैया ऐसे कर रोकना है कि स्टार्ट करना है। लेकिन अगर उनको हम दूसरी दिशा में कर दी तो फिर उनको बुलाने के लिए हमको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ फेंकना पड़ेगा, कंकर मारना पड़ेगा, भैया इधर देख ले, थोड़ा तो देख ले। तो क्यों? क्योंकि हमारी तरफ इनका ध्यान बना रहे। और उनको बोलिए कि जब तक यहाँ कथा में बैठे हो 3 से 4 घंटे तो फोकस हमारी तरफ रखना, इधर उधर नजर ना करो। क्यों? ताकि जब भी हमें जरूरत लगे कि अब यहाँ म्यूजिक की आवश्यकता है तो तुरंत हम इशारा करें, फट से म्यूजिक चालू। इधर संगीत वाला, इधर आपके जो साउंड वाले भैया होते हैं, साउंड वाले को बैठा लीजिए, ठीक है ना। इधर साउंड वाले भैया को इधर या फिर इधर, स्थान है तो इधर, नहीं तो इधर बैठा लीजिए। क्लियर हो गया ना? चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मुख्य जो ये व्यासपीठ हैं। तो व्यासपीठ में क्या करना चाहिए? अब जैसे आप नए नए रहेंगे, ये नए नए वक्ता हैं तो क्या करेंगे, आते ही सीधे व्यासपीठ में विराजमान हो जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत है। तो क्या करना चाहिए व्यासपीठ में बैठने के लिए? सबसे पहला काम आपको करना चाहिए व्यासपीठ में, जैसे आप यहाँ से आए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप आए, यहाँ पर आपका जाने के लिए बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ खड़े होकर सबसे पहला प्रणाम यही करिए, सबसे पहला प्रणाम आप यही करिए। अगर आप जूता चप्पल पहने हैं, जो कि नहीं पहनना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास खड़ाऊ नहीं है, ये आपसे खड़ाऊ पहनते नहीं आ रहा है, आपने जूता चप्पल पहन रखा है, तो आप अपना जूता चप्पल यहीं किनारे कहीं फेंक दीजिए, या फिर आप अपने विश्राम स्थान से ही लेकर मत आइए। अच्छी बात तो यही है, और उससे अच्छी बात तो है कि आप खड़ाऊ पहन लीजिए। लेकिन अगर आपने पहन रखा है फिर भी चप्पल जूता यहीं उतार दीजिए, नहीं पहना है, खड़ाऊ पहना है तो पहन के सीधे चले जाइए, लेकिन प्रणाम करके। अब आप यहाँ जाइए तो क्या करेंगे, यहाँ सीधे दंदना के बैठ नहीं जाना है कि यहाँ पहुंचे हो गया, बस व्यासपीठ जहाँ मिली खट से बैठ गए, ये गलती नहीं करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ आकर के एक बार यहाँ फिर प्रणाम, क्या करेंगे, यहाँ आप फिर से प्रणाम करेंगे। इसके बाद आप इनका पूजन करेंगे। पूजन कैसे होगा, आपके पास एक वैदिक ब्राह्मण होंगे, क्या होंगे, वैदिक ब्राह्मण, ठीक है ना। आपके पास एक वैदिक ब्राह्मण होंगे जो विधि पूर्वक पूजन सूक्ष्म रूप से करवाएंगे। शब्द क्या है, विधि पूर्वक सूक्ष्म रूप से, ठीक है ना। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, ऐसे मंत्र का उच्चारण होगा माइक के थ्रू बढ़िया अच्छे से, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो। तो इतना समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। सबसे पहले यहाँ प्रणाम आपने किया पूरे मंच को व्यासपीठ सहित। इसके बाद अब जब आप व्यासपीठ के पास पहुंच गए तो सीधे विराजमान नहीं होना है, आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ परिक्रमा करनी है। क्या इसको बोलते हैं, परिक्रमा। आप परिक्रमा करेंगे, विधिवत पूजन परिक्रमा करेंगे। इसके बाद पुनः प्रणाम करके आप व्यासपीठ में विराजमान हो जाएंगे, ठीक है। व्यासपीठ कैसे बनेंगी वो समझ लीजिए। व्यासपीठ पर एक शुद्ध कपड़ा या वस्त्र रहेगा। यहाँ सामने आप बिहारी जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, जिनकी आप पूजा प्रतिदिन करते हैं। यहाँ पर एक मूर्ति हो, यहाँ पर मूर्ति हो, और यहीं पर जो कथा हो रही, भागवत हो रही तो भागवत जी की पुस्तक, श्री राम कथा हो रही श्री राम कथा की पुस्तक, जो भी कथा हो रही उन्हीं की पुस्तक आपको रख देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बुक रखनी है, ये चीजें आपको कर जानी, और आपको यहाँ स्वयं आकर के विराजमान हो जाना है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया है। पहले से ही कुछ चीजें यहाँ रखवा लें, जैसे पानी हो गया, जैसे जल आप पहले से यहाँ पर रखवा लीजिए। फोन को साइलेंट कर दीजिए। छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो आपको भटकना पड़ेगा, व्यासपीठ में जाके गलती करेंगे, और गलती से अच्छा है अभी आप कर लें, बढ़िया से शुद्ध कर लें इसको। क्लास हम क्यों लेते हैं भाई, ऑनलाइन आप क्यों हमसे पढ़ रहे हैं, ताकि हमको कहीं और ना भटकना पड़े, हमको वो गलतियां ना करनी पड़े। आदमी टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करता है, ताकि हम परीक्षा में वो गलती ना करें। अभी जो गलती करनी है कर लें, तो अभी कितनी भी गलतियां करनी है कर लीजिए,
वहां गलती नहीं होनी चाहिए। अभी की गलती अच्छी है, जितनी गलती हो सुधार करेंगे, वहां गलती होगी तो मामला गड़बड़ हो गया। समझ में आ गया क्या करना है? व्यासपीठ में आप गए, आप व्यासपीठ में जाकर यहाँ इनको प्रणाम, यहाँ वैदिक ब्राह्मण द्वारा आपको पूजन करवा लेना है, परिक्रमा करना है, इसके बाद आपको विराजमान हो जाना है। कैसे विराजमान होना है वो हम सब कुछ बता दिए। आप समझते हैं कि आखिर बोलना कैसे, वो समझने का प्रयास करते हैं। बोलना कैसे है, एक चीज क्लियर हो गई ना। अब बोलना कैसे है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बोलें कैसे। बोलें कैसे, बोलें कैसे का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बैठते ही एकदम माइक उनमें आया, ऐसे माइक पकड़ा, एकदम जोर जोर से ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे अब पूरा बक्सा फाट फूट डालेंगे। ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि 3 घंटे का समय है, आपको 3 से 4 घंटे बोलना है, तो आप हल्ला कर करके कितना बोलेंगे। नेताओं को मत देखिए कि नेता चिल्लाते हैं, उनकी आदत है, बढ़िया घी दूध खाकर हुष्ट पुष्ट हैं और बढ़िया, पता नहीं उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है, उन पर करोड़ों खर्चा होता है दिन में, है ना। तो उनकी तुलना खुद से नहीं करनी है। आप 3-4 घंटे चिल्ला चिल्ला कर जहां बोले तो गला भी बैठ जाएगा। एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, देखिए, हवाई बातें करनी हो तो हम कह सकते हैं एकदम चिल्लाओ, लेकिन प्रैक्टिकली खुद सोचिए, लगातार 3 घंटे का समय हमारे पास होता है, बढ़िया से वही एनर्जी होनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा अंतिम में होनी चाहिए। जो एनर्जी शुरू में थी वही लास्ट में होनी चाहिए। तो आराम से स्लोली आपको समझना आना है, मधुरता के साथ, ताकि कथा सुनने के बाद लोगों को ये न लगे कि भैया मेरा कान फट गया, उनको ये न लगे कि बहुत क्या मेरा पूरा 3 घंटा बेकार चला गया। एक मधुरता के साथ आराम से बोलना, आराम से ले जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से स्लोली 3 की जगह 5 घंटा का था बोलिए, लेकिन आराम से बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बोलें कैसे? आराम से बोलिए, ठहराव बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? ठहराव बहुत जरूरी है। चलिए, पहली बात। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, गुरुजी भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं और इतनी मोटी मोटी 2 खंड वाली पुस्तक हैं, खंड 1 खंड 2, इतने भजने हैं, इतने प्रसंग, इतने दृष्टांत, तो कैसे बोले? और मैन है कि 18,000 श्लोक हम कैसे बोल पाए, थोड़ा इसको हमें बता दीजिए। तो देखिए, 7 दिन के अंदर 18,000 श्लोक बोलना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए 7 दिन के अंदर 18,000 श्लोक नहीं बोल सकते, और न बोलना भी है। आपको उतना बोलना है जितना काम का है, ठीक है। लगभग काम का कितना है? 300 से 400। अब आपके मन में आएगा तो क्या बाकी श्लोक बेकार हैं, उनको आप बेकार कह दिए गुरुजी? देखिए, समझिए इसको, हर श्लोक हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। हर श्लोक बोलना पॉसिबल भी नहीं है कि 18,000 श्लोक 7 दिन के अंदर, क्योंकि प्रसंग भी है, दृष्टांत भी है, सारी चीज़ें हैं और एक्टिविटी हैं, उनको करते हुए 18,000 बोल पाएँ। इसलिए हम कुछ चुने हुए श्लोकों को 7 दिन के अंदर बोल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी श्लोक बेकार हैं, बाकी श्लोक बोलना है। सारे श्लोक भगवान के स्वरूप हैं, और भगवान के जब स्वरूप हैं तो आपने एक पार्ट को उठा करके जनता को परोस दिया है, बस ये हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया है? हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पार्ट को आपने उठाया और ले जाकर के जनता को दे दिया, ताकि उससे उनकी समझ विकसित हो, उनको आनंद महसूस हो, वो और कुछ नया सोचने के लिए आगे प्रेरित हो पाए। समझ में आ गया ना। तो 18,000 श्लोक आप तो नहीं बोल पाएंगे, तो 300 से 400 श्लोक आपको बोलना है। इसके लिए आपको या तो गुरुकुल में कहीं पढ़े हो तो गुरुजी आपको बता दें, भैया 7 दिन में तुमको ये वाले श्लोक बोलना है, पहली बात। या तो आपके पास कोई नोट्स हो तो आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। हमने भागवत जी का, राम कथा का भी प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। आप दिए गए नंबरों में कॉल करके नोट्स मंगवा सकते हैं, खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर कहीं गुरुकुल में है तब तो अच्छी बात है, अगर वहाँ नोट्स मिलते हैं आपको तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, ठीक है ना। अब एक और समझिएगा इसमें, देखिए, अब आपके मन में कुछ डाउट हो, उससे पहले हम डाउट को क्लियर कर दें। देखिए, परीक्षा होती है आपकी, इतनी सारी मोटी बुक पढ़ के आप जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं 10, तो क्या सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट थे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थे क्या?
सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आपने 10 को ही चुना, चूंकि 10 हमारी मजबूरी थी कि हम 10 ही बोल सकते थे, 10 ही हम उसमें शामिल कर सकते हैं, परीक्षा में 10 ही प्रश्न शामिल हो सकते थे, इसलिए हमने 10 को शामिल किया। इसका मतलब नहीं बाकी जो पुस्तक है वो बेकार हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, सबको अगर बोलना संभव हो पाता तो बिल्कुल बोलते, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हम बोलते हैं। जो पारायण होता है, सुबह सुबह जो पारायण होता है उसमें तो हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, उसको क्लियर कर लीजिएगा। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन में आप इतने श्लोक आप बोलेंगे। ये क्लियर हो गया आपका, अब शायद दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आता है गुरुजी बोलते बोलते थकान आती है, तो क्या करेंगे थकान के लिए? देखो थकान के लिए सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करके जाओ, सिर्फ प्रैक्टिस। थकान, कथा भूलना, याद न होना, श्लोक भूल जाना, ये सब के लिए सिर्फ एक चीज है, क्या है? प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ये चीजें कम हो जाएंगी। प्रैक्टिस करते रहो, थकान आ रही प्रैक्टिस करो और बोलो, और थकोगे और बोलो। कहाँ बोलो? घर में बोल के जाओ। ये नहीं कि व्यासपीठ में प्रैक्टिस करो, व्यासपीठ आपकी प्रस्तुति का है, ना कि प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस घर में करके जाओ। भूल जा रहा है उसको बार बार याद करो, रिकॉल करो, रिवीजन करो। क्यों भूलेगा भाई? एक बार भूलेगा, 2 बार भूलेगा, ये चीजें। गला अगर बैठता है उसके लिए क्या करें गुरुजी? गला बैठता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिस करके जाओ, पहली बात। दूसरी बात, गर्म पानी का पीना शुरू कर दो। गर्म पानी अगर पियोगे तो दिक्कत नहीं होगी। कोई ऊटपटांग दवाई लें क्या? बिल्कुल नहीं लेना, ऊटपटांग दवाई अपने को नहीं लेना है, ठीक है ना। एक और चीज आती है गुरुजी, सामने क्या रखें? जैसे ये हम बैठे हुए हैं, व्यासपीठ में हम बैठे हैं, तो यहाँ क्या रखना चाहिए जिससे देखकर बोलें? यहाँ बुक तो अगर आप रेफर करते हैं आप कर सकते हैं, आपकी पसंद है, लेकिन हम कहते हैं नोट्स लेकर जाओ, नोट्स पढ़ो, क्योंकि बुक मोटी है, इतनी मोटी बुक है, इनको पलटाते पलटाते पता चले कहाँ उलट पलट गया, समझ ही नहीं आएगा। खुद का नोट्स रहेगा, आपने खुद लिखा है, आपने उसको 10-15 बार जब पढ़ा है, उसको आप आसानी से बोल पाएंगे। अगर बुक में आप सहज हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नोट्स में क्या होगा? एक ही स्थान पर श्लोक मिलेगा, कौन से इंपॉर्टेंट है ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही स्थान पर भजन भी मिल जाएगी, दृष्टांत एक ही स्थान पर मिल जाएगा, ये चीजें होती हैं। तो इतना आप करके शुरुआती कथा आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और जो कुशल वक्ता बनने वाली दौड़ है, हमने आपको बता दिया पहली कथा कैसे करें, आपने समझ लिया उसको। हमने आपको बता दिया संगीत टीम कहाँ से लाएं, वो हमने बता दिया। एक चीज इसमें मिसिंग रह गया, वैदिक ब्राह्मण कहाँ से मिलेंगे? हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है, तो क्या करें हम? वैदिक ब्राह्मण बहुत ही सिंपल सा है, आपके आसपास कोई पंडित जी होंगे उनको लेके जाइए, आता ही होगा उनसे, जो पुरोहित जी हैं उनको लेके जाइए। वहाँ भी नहीं है तो जो हमने वो वाला बताया आपको कि जा कर के आप संगीत टीम से मिलेगा, यही चीज आप वैदिक ब्राह्मण के लिए भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया वाला आप वहाँ कर सकते हैं। आज जब सोशल मीडिया का जमाना है तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ जो ऐसे जो फालतू लोग हैं उनको फॉलो करने से अच्छा जो अच्छे लोग हैं उनको फॉलो कर लीजिए। जैसे यूट्यूब है, आप यहाँ अच्छे लोगों को देखना शुरू करिए, उनकी वीडियो देखिए, उनमें कमेंट करिए कि महाराज जी आप बहुत अच्छा कथा करते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा ये जो चीज़ें करवाए हैं वैदिक चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमें पसंद आई, हम भी छोटी छोटी कथाएं करते हैं, हमारा नंबर ए है, अगर आप फ्री हो तो थोड़ा सा हमसे बात कर लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। अगर वो फ्री रहें तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, वो समझ जाएंगे क्यों आप बात करना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का थोड़ा फायदा लेना है, ठीक है ना। अब प्रचार आगे कैसे करेंगे वो चीज़ें आ गई। एक चीज़ आ गई इसमें प्रचार, आज की वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं, ठीक है ना, आराम से सब कुछ समझेंगे। एक चीज़ आया है प्रचार, भाई हम प्रचार कैसे करेंगे, लोग हमें कैसे जानेंगे। पहली कथा तो गांव में हो गई, अब जब दूसरी कथा करें दूसरे होगी, लेकिन सबको रिदम में कैसे लाएं। देखिए जैसे पहली कथा हो तो आप जो भी श्रोता वहां आए तो एक अपना कार्ड वहां वितरित कर दीजिए, कार्ड अपना बनवा के सबको दे दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने नाम का जैसे गमछा कि उसमें आपका भी नाम लिखा रहे, भगवान जी की फोटो रहे, एक गमछा बना सकते हैं, रुमाल बना सकते हैं, जो भी आपके पास जितना वित्त हो वो कर लीजिए, पहला। और दूसरा क्या करिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा प्रचार करने के लिए आप जैसे गांव है, शहर है, जहां भी कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहां जाया करिए। जैसे सार्वजनिक कोई कार्यक्रम हुआ,
आपको पता लगा यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम, अवेयर थोड़ा रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। आपको पता लगा यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, आप जो कार्यक्रम के मुख्य हैं उनसे बात करिए कि हम यहाँ आने वाले हैं, 10-5 मिनट के लिए आएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ, आप जब कहें तब हम समय दे सकते हैं। वो बता देंगे भैया आ जाओ, उनको क्या दिक्कत होगी। आप वहाँ पहुँचो, अपना कुछ प्रचार करो, अपने बारे में बताओ, अपना वहाँ कार्ड हो तो एक बच्चे को रख लो, भैया सबको कार्ड वितरित कर दो कि अगर आपको कथा ये सब करवाना हो कथा करवा लो। सोशल मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना प्रचार करो। तो प्रचार बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कोई घर है, दीपक आपने यहाँ प्रज्वलित कर दिया, ठीक है ना, यहाँ आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया और दीपक को एकदम बंद कर दिया, कैद कर दिया पूरा, तो क्या इसका प्रकाश बाहर जा सकेगा? कतई नहीं जाएगा। प्रकाश जाने के लिए चहुमुखी इसका खुला होना जरूरी है, चारों द्वार खुले हों। ऐसे ही आपका चारों द्वार खुला होना चाहिए। ये मत सोचिए हम तो वक्ता हैं, हमें राजनीति से क्या मतलब, हम तो वक्ता हैं, हमें शिक्षा से क्या मतलब, देश से क्या मतलब। आप वक्ता हैं, आपको चारों चीजें चहुमुखी आपको चीजें पता होनी चाहिए। हर चीज आपको एकदम सब कुछ पता हो, किसी को पता हो ना पता हो, आप एक्टिव होंगे। जब एक्टिव आप हर मामले में होंगे तो हर मामले में आप बोल भी पाएंगे और आपका इससे प्रचार भी होगा। तो विश्वास है आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ी वीडियो आज की लंबी रहेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत आवश्यक है। आप समझें, हमारे लिए बस यही काम की बात होती है कि आप समझ जाएं। चलिए आपको एक मोस्ट जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को करेंगे एंड। जानकारी हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में। भागवत जी का नोट्स आपको 1389 मिलेगा। श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये मिल जाएगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में। लेने के लिए इस नंबर में कॉल कर ले, नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर ले, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।